हेलो एंड वेलकम टू वर्मास ऑनलाइन ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम क्या है और किस तरह से जो है इसका उपयोग होता है, और जो एग्जाम्स है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेएसएससी, एसएससी या तो अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इसमें जो है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आज के इस क्लास में देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम की जब बात करते हैं तो सबसे पहले आता है इंटीजर, जिनको कहते हैं पूर्णांक। ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर एक्चुअली जो है आपको पता होगा, नंबर्स शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4, ये सभी जो नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स कहलाते हैं। ये जो है, और उसके बाद उसके अलावे जो है जीरो से अगर आप नेगेटिव की ओर जाएंगे तो -1 -2 -3, तो इस तरह से जो है ये नंबर लाइन पूरा चलता है। ठीक है, तो ये जो है ये पूरा एक अगर हम लोग एक लाइन पर दर्शाते हैं तो इसको एक नंबर लाइन कहते हैं। अब इंटीजर्स क्या होता है? ये माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी टू ये प्लस इन्फिनिटी तक जितना भी नंबर्स आता है तो ये सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो क्लियर है? माइनस इन्फिनिटी टू यानी कि जीरो से जितने भी माइनस है, -1 -2 -3, इस तरह के जितने नंबर्स हैं ये सभी इंटीजर्स होंगे। एट द सेम टाइम जीरो भी इंटीजर कहलाएगा, और उसके बाद जो है 1 2 3 4 इस तरह से जो है ये सारा लेकर इन्फिनिटी तक हम लोग जाएंगे और ये सारे के सारे इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए इंटीजर्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स मतलब क्या है दोस्तों? काउंटिंग नंबर। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 जिनको हम लोग काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेचुरली जिनको हम लोग काउंट करते हैं तो वो नेचुरल नंबर्स कहलाएगा। 1 2 3 4 और इस तरह से जो है ये चलता चला जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये सभी जो नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। आगे एक और नंबर होता है जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। ठीक है, WHOL, होल नंबर। ये होल नंबर एक्चुअली क्या होता है? ये होल नंबर जो है इसमें नेचुरल नंबर हमने देखा कि 1 2 3 और इस तरह से शुरू होता है, और होल नंबर क्या होता है? ये जीरो से शुरू होकर आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर में अगर हम लोग जीरो को ऐड कर दें तो वो एक होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि इवन नंबर्स क्या होता है? तो इवन नंबर्स के बारे में आपको पता होगा कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 होता है। ठीक है, यानी कि दो से भाज्य संख्या जो है ये सब सम संख्या कहलाती है। इवन नंबर्स को जो है हिंदी में हम लोग सम संख्या भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिया हुआ है, 4 6 8 122 1084, इस तरह से जो है ये सारे नंबर्स क्या हो गए? इवन नंबर्स हो गए। यानी कि जब आप इनको दो से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में क्या होगा? ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसका जो शेषफल है यानी कि इसका जो रिमाइंडर है ये शून्य आएगा, कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, कोई शेषफल नहीं रहेगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा दो से। ठीक है, अगला आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं दो से। ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ये दो से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं। तो अगर आपको पता करना हो कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर इवन है अथवा ऑड, तो आपको उसका क्या करना है? लास्ट का डिजिट देखना है। आपको उसका बस लास्ट का डिजिट देखना है, और लास्ट डिजिट अगर उस नंबर का इवन है दैट मीन्स वो कंप्लीट नंबर जो है वो इवन है। और अगर लास्ट डिजिट जो है ये ऑड रह गया तो ये कंप्लीट नंबर जो है ये ऑड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये लास्ट डिजिट इवन है तो ये नंबर भी जो है ये कंप्लीट नंबर जो होगा वो इवन होगा, और लास्ट डिजिट अगर ऑड होगा तो ये कंप्लीट नंबर जो है ये ऑड हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट नंबर को देख के आप पता कर सकते हैं कि ये इवन नंबर है या तो ऑड नंबर है। बहुत ही सिंपल है इवन और ऑड नंबर फाइंड आउट करना। ठीक है, ये आपको पता भी होगा। अब आ जाता है एक प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर किन्हें कहते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके पास दो ही फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर क्या होता है? वो इटसेल्फ होता है, और दूसरा 1। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। तो एक उदाहरण हम लोग लेते हैं 7 का। 7 को अगर हम लोग किन्हीं नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो ये दो ही नंबर है जो 7 को डिवाइड करता है। एक होता है 7 और एक होता है 1। यानी कि 7 का जो दो ही फैक्टर्स होता है जो कि है 7 इटसेल्फ और दूसरा हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ये कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। इस तरह के नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। अब इसी के ठीक ऑपोजिट जो है ये कॉम्पोजिट नंबर होता है। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो स्वयं से तो डिवाइड होते हैं, इसके अलावा इसका एक अन्य फैक्टर भी होता है। ठीक है, इट हैज एटलीस्ट वन मोर फैक्टर। फॉर एग्जांपल हम लोग 9 की बात करते हैं तो 9 का फैक्टर्स कौन कौन सा होता है? 9 का फैक्टर है 3 1
और 9। आपको पता होगा कि 9 को जो है इन तीनों चीज से डिवाइड कर सकते हैं। 3 3 जा भी 9 होता है, 1 9 जा 9 और 9 1 जा 9। तो इस तरह से जो है ये 9 का 1 और 9 के अलावे एक और फैक्टर है जो कि है 3। तो ये कहलाएगा कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, जो इटसेल्फ और 1 के अलावे भी जिनका कोई अन्य फैक्टर आपको देखने को मिल जाएगा तो आप समझ जाइए कि ये एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, तो कॉम्पोजिट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं को प्राइम्स। ठीक है, को प्राइम्स किनको कहते हैं? तो को प्राइम्स नंबर कौन होते हैं? ठीक है, इफ HCF ऑफ द नंबर्स इज 1, कहा जा रहा है कि इसका HCF जो है 1 होता है। ठीक है, यानी कि इनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग 5 और 6 को लें। ठीक है, अगर हम लोग 5 और 6 को लें तो ये दोनों को प्राइम होंगे। क्यों को प्राइम होंगे? क्योंकि 5 को जो हम लोग 5 और 1 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ये तो एक इटसेल्फ से डिवाइड कर सकते हैं। 1 को तो भूल ही जाते हैं क्योंकि 1 जो है उससे कोई भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, या तो यूँ कहें कि ये कोई भी नंबर को डिवाइड कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो 5 का जो फैक्टर है ये है 5 और 1, और 6 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 6 1 3 और 2 से। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि 1 तो जो है वो दोनों के लिए कॉमन ही हो गया, मगर 1 को जो है यहाँ पर कंसिडर नहीं करना। अब आप देखिए 5 इसके लिए 5 है और इसके लिए 6 3 और 2 है, तो कोई भी नंबर जो है, कोई भी फैक्टर्स इनका मैच नहीं कर रहा। ऐसे केसेस में ये दोनों नंबर्स कहलाएंगे को प्राइम्स। ठीक है, ऐसे केस में ये दोनों नंबर्स क्या कहलाएंगे? को प्राइम्स कहलाएंगे। दूसरा तरीका है कि आप इनका HCF निकालेंगे। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं? डिवीजन मेथड का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 और 6 का 5 1 जा 5। ठीक है, 1 बचा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इस 5 को हम लोग यहाँ ले आएंगे, आपको पता होगा। ठीक है, 1 5 जा 5, तो ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये जो 1 है ये इसका फैक्टर है, HCF है। ठीक है, तो HCF क्या है? 1 है। तो अगर HCF जितने भी नंबर्स हैं उनका अगर HCF 1 हो जाता है तो वो नंबर्स कहलाते हैं को प्राइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 5 और 6 जो है ये को प्राइम्स हैं। अब हम लोग देख लेते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कहा जा रहा है इफ ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ P by Q फॉर्म where P and Q are integers and Q is not equal to 0, then that number is called rational number. For example हम लोग देख लेते हैं 3/4। कहा जा रहा है कि P by Q के फॉर्म में हम लोग इसको एक्सप्रेस कर लें अगर, तो ये जो है ये एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है? 3/4। तो 3/4 एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये P by Q के फॉर्म में है। ठीक है, P by Q के फॉर्म में है तो ये एक रेशनल नंबर है। एक अन्य उदाहरण हम लोग लेते हैं। एक एग्जांपल है 2। क्या 2 भी एक रेशनल नंबर है? बिल्कुल 2 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 2 को हम लोग P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं 2 को P by Q को फॉर्म में? 2/1 हम लोग लिख सकते हैं ना, तो ये P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि P and Q क्या है? ये इंटीजर्स है, ये आपको ध्यान रखना है। ये इंटीजर्स है यानी कि पूर्णांक है। ठीक है, तो P और Q जो है ये पूर्णांक होने चाहिए। तो यहाँ पर जो है 2/1 के रूप में लिख लें, तो यानी कि ये भी जो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कोई एक नंबर जो है वो रेशनल नंबर है अथवा नहीं। अब ऐसे तो सुनने में लग रहा होगा कि जितने भी नंबर्स हैं ये सारे रेशनल नंबर हैं, मगर नहीं, कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो जिन्हें हम लोग P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, एक उदाहरण के स्वरूप है √2। √2 का आंसर क्या? √2 का वैल्यू क्या होता है? आपको पता होगा 1.41। ठीक है, इस तरह से जो है ये आगे बढ़ता चला जाता है। तो ये √2 जो है ये एक इंटीजर नहीं, √2 जो है एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसको आप P by Q को फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसका हम लोग कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हैं, हालांकि जो कि P by Q के फॉर्म में हो, मगर एग्जैक्ट वैल्यू जो है इसका P by Q के फॉर्म में नहीं होगा। इसी तरह से √5, ठीक है, √11, तो ये सभी जो है ये सब रेशनल नंबर्स नहीं है।
तो इसको कहेंगे हम लोग इरेशनल नंबर्स। ठीक है, आपको ये यहाँ पर जो है इरेशनल नंबर होगा तो इन्हें हम लोग कहेंगे इरेशनल नंबर। अब एक चीज और जो आपको ध्यान देना है, पाई का क्या वैल्यू होगा। जब मैं पूछूंगा पाई का वैल्यू क्या होगा तो आपको तुरंत याद आएगा कि पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, बट एक्चुअली जो है ये पाई का इसे हम लोग कहेंगे कि ये पाई का जो है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू कुछ और होता है जो कि होता है 3.14, और इस तरह से जो है ये चलता रह जाता है। तो ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बल्कि ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो जब ये पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो क्या होगा कि ये 22/7 इसका वैल्यू नहीं होकर इसका एग्जैक्ट वैल्यू है 3.14159, इस तरह से कुछ जो है पाई का वैल्यू है। ठीक है, मगर हम लोग अपने कैलकुलेशंस को सरल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए इसको 22/7 लिखते हैं। तो अगर पूछा जाए आपको कि क्या पाई एक रेशनल नंबर है, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, पाई इज नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक है, पाई जो है ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसका वैल्यू 3.1415926 इस तरह से कुछ आता रहता है। और अगर ये पूछा जाए कि क्या 22/7 एक रेशनल नंबर है, तो जी हाँ बिल्कुल 22/7 जो है 22/7 जो है ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, मगर पाई जो है रेशनल नंबर नहीं है। 22/7 इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, क्लोजेस्ट वैल्यू है, बल्कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक्चुअली ये इरेशनल और रेशनल ये सारे नंबर्स मिलाकर जो है ये रियल नंबर्स होते हैं। यानी कि रियल नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो 1, 2, 3, 14, ठीक है, 22/7, या तो पाई, या तो ठीक है, ये जितना भी नंबर्स है, जितने भी नंबर्स हम लोग जान रहे हैं ये सारे जो है ये रियल नंबर्स कहलाते हैं। मगर यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये रियल नंबर जो है ये रेशनल रेशनल प्लस इरेशनल नंबर, ये दोनों को मिक्स दोनों ही जो है रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। अब जो है अब आता है कि जब जब दोनों ही रियल नंबर्स के अंदर आते हैं तो इस तरह से तो सारा नंबर्स ही रियल नंबर हो गए। तो फिर बाकी नंबर्स क्या बचा है, इसमें इमेजिनरी नंबर्स क्या हुआ। तो आपको बता दूं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर अगर कभी -1 आ गया, ठीक है, या स्क्वायर रूट के अंदर अगर -5 आ गया, या तो स्क्वायर रूट के अंदर -2 आ गया, तो आपको पता है फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्क्वायर रूट इसके अंदर -4 लेते हैं, तो आपको पता है कि ठीक है ये स्क्वायर रूट के अंदर -4 है तो इसको हम लोग -2 कर सकते हैं, या तो हम लोग इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि -1 × 2 × 2। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2√-1। ये -1 जो है ये स्क्वायर रूट के कभी बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट ये क्या है, इसको ऐसा इसको डिफाइन किया गया है कि ये जो नंबर है ये एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ये √-1 जो है ये एक इमेजिनरी नंबर, इसको इमेजिन किया गया है। और इस तरह के जो नंबर्स होते हैं अंडर रूट में माइनस जब कभी आप देखेंगे तो ये इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगे, जैसे √-1, -7। ठीक है, तो -5 अंडर रूट में, तो अंडर रूट में अगर माइनस आपको देखने को मिलेगा स्क्वायर रूट के अंदर में, तो समझ जाइए कि वो जो है एक इमेजिनरी नंबर है। अब आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसमें इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर ये दोनों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है इसमें रियल प्लस इमेजिनरी ये दोनों होते हैं। तो √-1 को हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आपको इस तरह का नंबर देखने को मिलेगा 2+3i, या तो इसको ऐसे भी देखने को मिल सकता है 2+3 √-1। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं इसमें रियल नंबर भी है और एट द सेम टाइम इसमें इमेजिनरी नंबर भी है। तो इस तरह के नंबर्स को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, और उसके बाद जो है हमने देखा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये चीज जो है ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है
इस सेक्शन का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि है डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में देख लेते हैं कि डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है और किस तरह से जो है इसमें एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई एक नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है अथवा नहीं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि कोई एक नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है अथवा नहीं, तो बिना एक्चुअली डिवाइड किए हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस यही चीज हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट में देखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आते हैं एसएससी के एग्जाम्स में और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जेएसएससी जेपीएससी ये सब, इन सभी एग्जाम्स में आपको या तो आईबीपीएस के एग्जाम्स में जो है इन सभी से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई एक नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं। हमें जो है क्या करना है, एक्चुअली हमें डिवाइड करके नहीं देखना है, फिर भी बताना है। तो सबसे पहले हम लोग डिविजिबिलिटी बाय वन हम लोग अगर बात करें तो वन से जो है सारे नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं। तो अब इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी बाय टू से शुरू कर रहे हैं कि दो से कौन सा नंबर डिविजिबल है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो कहा जा रहा है इफ लास्ट डिजिट इज आइदर इवन और जीरो। कहा जा रहा है कि आपको पूरा नंबर्स को नहीं देखना है। मान लेते हैं कि एक इतना बड़ा नंबर हो और लास्ट में टू लिखा हुआ है, तो पूरे नंबर्स को नहीं देखना, आपको ये लास्ट का नंबर को देखना है। अगर ये लास्ट का नंबर जो है ये, तो ये अगर इवन हो, लास्ट का जो डिजिट हो ये इवन हो अथवा जीरो हो, तो दैट मीन्स क्या है कि ये टू से डिविजिबल है। ठीक है, अगर ये लास्ट का नंबर जो है टू या माफ कीजिएगा लास्ट का जो नंबर है ये इवन या तो जीरो हो, दैट मीन्स ये कंप्लीट नंबर जो है ये टू से डिविजिबल है। हम लोग एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं और उससे टू से डिविजिबिलिटी के बारे में हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, 5942। ठीक है, ये 5942 एक नंबर है और हम लोग देखें कि ये टू से डिविजिबल है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, ये पूरा नंबर को नहीं लेना बल्कि लास्ट का नंबर को चेक आउट करना है। ठीक है, तो लास्ट के नंबर को जब आप चेक करेंगे तो लास्ट में है टू। ये टू जो है ये इवन नंबर है, तो इसीलिए ये डिविजिबिलिटी बाय टू के कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि जो है ये टू से डिविजिबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यस इट इज डिविजिबल बाय टू। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि कोई एक नंबर दिया जाए और बोला जाए कि ये नंबर जो है टू से डिविजिबल है या नहीं, तो आप लास्ट का नंबर देखेंगे और देखेंगे कि ये टू से डिविजिबल है कि नहीं, यानी कि ये इवन नंबर है कि नहीं या तो जीरो नंबर है कि नहीं। अगर ये लास्ट डिजिट जो है इवन या तो जीरो है तो दैट मीन्स है कि ये टू से डिविजिबल है। ठीक है, अब हम लोग डिविजिबिलिटी बाय थ्री देख लेते हैं। कोई एक नंबर है और वो थ्री से डिविजिबल है कि नहीं, तो कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, एक हम लोग उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है ना, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय थ्री होना चाहिए। ठीक है, जब आप सारे नंबर्स को जोड़ देंगे, सारे डिजिट्स को जोड़ देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उसको आपको तीन से भागा करके देखना, अगर डिविजिबल है तो ठीक है और नहीं है तो नहीं है। ठीक है, अब इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। यही ऊपर में जो हमने लिखा है 5942, 5942 को हम लोग देखें कि ये थ्री से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमने हमें क्या करना है, सबसे पहले 5, 9, 4 और 2 इन सभी को ऐड कर देना है। ठीक है, तो 5 + 9 14 + 4 18 + 2 कितना हो गया, 18 + 2 20। ये 20 जो है ये थ्री से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आपको देखना है कि ये नंबर जो सम करके आया है ये थ्री से डिविजिबल है कि नहीं। तो ये 20 आया तो ये नॉट डिविजिबल बाय थ्री है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर दिया हुआ था ये भी नॉट डिविजिबल बाय थ्री है, ये भी नॉट डिविजिबल बाय थ्री है। तो इस तरह से जो है आप पता कर सकते हैं कोई पर्टिकुलर नंबर जो है वो थ्री से डिविजिबल है या नहीं। एक अन्य हम लोग नंबर लेते हैं 6936। ठीक है, आपको पता करना है कि ये नंबर जो है ये थ्री से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को पता करने के लिए कि थ्री से डिविजिबल है कि नहीं, आप सभी को सम कर देंगे। ठीक है, इन सभी को सम कर देंगे और रिजल्ट देखेंगे। 6 + 9 15 + 3 18 + 6 24। तो इसका रिजल्ट आया 24। तो 3 वन जो में 24 आता है, यानी कि ये डिविजिबल बाय थ्री है। ठीक है, तो ये 24 जो ये डिविजिबल बाय थ्री है, दैट मीन्स क्या हो गया कि ये 69
36 भी डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, तो आप इसको एक्चुअली डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ये 3 से डिविजिबल होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक डिविजिबिलिटी बाय 4 वाला कंडीशन को देख लेते हैं। कोई एक पर्टिकुलर नंबर जो है ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं वो देख लेते हैं। कहा जा रहा है इफ नंबर्स मेड बाय लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4 और 2 और मोर जीरोस एट द एंड। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय 4 देखने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसका लास्ट 2 डिजिट्स को आपको देखना होगा, लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, कैसे हम लोग देख सकते हैं, देखिए 6 9 3 6 अभी हमने एक एग्जांपल लिया था। तो आपको क्या करना है, इसके बाकी डिजिट्स को हटा दीजिए और बस लास्ट के 2 डिजिट्स को देखिए। लास्ट का 2 डिजिट्स को चेक कीजिए, चेक फॉर डिविजिबिलिटी बाय 4। ठीक है, इसके लास्ट के 2 डिजिट्स को आप डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक कीजिए, तो कैसे होगा, तो 36 ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो हाँ ये 4 से डिविजिबल है, 4 9 या 36 आता है। तो इसका आंसर हो गया कि ठीक है, तो अगर ये 4 से डिविजिबल है दैट मीन्स ये 6936 भी 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आसान है। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट्स को लेना है और देखना है कि ये लास्ट का 2 डिजिट्स एदर जीरो होना चाहिए, ठीक है, 2 या उससे अधिक डिजिट्स जीरो होना चाहिए, या फिर लास्ट का 2 डिजिट्स जो है ये डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए। एक अन्य हम लोग उदाहरण लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि जो है हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाए। 696300। ठीक है, तो पूछा जा रहा है क्या ये नंबर जो है ये डिविजिबल बाय 4 है। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको लास्ट का 2 डिजिट देखना है, देखना है कि ये लास्ट का दोनों डिजिट जीरो है या नहीं। अगर नहीं है तो डिविजिबल बाय 4 है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि ये लास्ट का 2 डिजिट जीरो है, तो जीरो है तो खत्म, तो यानी कि इट इज डिविजिबल बाय 4। इस क्राइटेरिया को इसने पूरा कर दिया, तो ये 4 से डिविजिबल हो गया। और अगर ये लास्ट का 2 डिजिट जीरो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अनदर जो मेथड है, अनदर जो चीज है वो चेक करेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट से जो नंबर बना है ये डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं। ठीक है, तो अगर है तो दैट मीन्स ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल बाय 4 है। तो 2 3 और 4 के बारे में हमने देखा। 2 के बारे में हमने देखा कि ये जो है इवन नंबर्स है तो डिविजिबल बाय 2 है, ऑड नंबर है तो डिविजिबल बाय 2 नहीं है। ठीक है, और 3 के बारे में हमने देखा कि टोटल का सम कर दें और सम करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर जो रिजल्ट आया वो 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि पूरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी बाय 4 में हमने क्या देखा कि इसका लास्ट का 2 डिजिट जो है हमको देखना है, बाकी नंबर्स को छोड़ देना है। तो लास्ट का 2 डिजिट्स हम लोग देखेंगे, अगर ये दोनों डिजिट्स जीरो है तो इसका मतलब 4 से डिविजिबल है। अगर ये 2 डिजिट्स जीरो नहीं है तो आपको देखना है कि लास्ट का 2 डिजिट्स जो नंबर को बना रहा है वो डिविजिबल बाय 4 है कि नहीं, यानी कि 4 से भागा लगता है कि नहीं। लग गया तो ठीक है, तो पूरा नंबर ही 4 से भागा लग जाएगा। ठीक है, तो 4 से भाज्य हो जाएगा। अब हम लोग जो है डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक कर लेते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करने का तरीका क्या है, आपको 5 बन जाता होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो पैटर्न क्या है, एक बार 5 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, और 5 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। यानी कि हर एक इवन टाइम्स के लिए जो है 5 आ रहा है, और माफ कीजिएगा हर एक ऑड टाइम्स के लिए 5 आ रहा है और इवन टाइम्स के लिए 0 आ रहा है। तो 5 की डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, ये देखना है कि उस नंबर में लास्ट में 5 या तो 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 5 के टेबल में कभी भी लास्ट में 5 या 0 आता है। तो अगर उस नंबर में लास्ट में 5 या 0 है तो वो 5 से डिविजिबल है। अगर लास्ट में 5 या 0 नहीं है तो वो 5 से डिविजिबल नहीं है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है 5 का। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्लियर होगा डिविजिबिलिटी बाय 5। अब हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 6 को जान लेते हैं। तो 6 से डिविजिबिलिटी क्या है उसका प्रोसेस, तो आपको पहले चेक करना है कि ये 2 और 3 इन दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, कोई एक नंबर है जो 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल है दैट मीन्स वो
6 से डिविजिबल है। इसीलिए 2 और 3 का आपको याद रखना है कि कैसे डिविजिबल होता है। तो जो पहले का एग्जाम्पल था उसी को हम लोग ले रहे हैं 6936। ठीक है, 6936 लेते हैं और हम लोग चेक करते हैं कि ये डिविजिबल बाय 6 है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं? सबसे पहले हम लोग 2 के बारे में देखेंगे। दो कंडीशंस हम लोग को देखना है, 2 एंड 3। 2 3 जा 6 होता है, तो 2 एंड 3 लेंगे। तो 2 वाला जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि इसका लास्ट नंबर जो है ये इवन होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। तो लास्ट नंबर इवन है, यानी कि 2 के क्राइटेरिया को इसने फुलफिल कर दिया। ठीक है, 3 का क्राइटेरिया क्या है कि इसका जो सम होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 6 + 9 15 + 3 18 + 6 24। 24 जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 के क्राइटेरिया को भी इसने फुलफिल कर दिया। दैट मीन्स ये जो पूरा नंबर है ये 6 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 6 होगा। ठीक है, अगर हम लोग एक और एग्जांपल दें, एक अन्य एग्जांपल लेते हैं 5936। ठीक है, 5936 को हम लोग चेक करते हैं कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले 2 वाला क्राइटेरिया पूरा हो गया क्योंकि ये लास्ट में जो है इवन नंबर है। अब जो है 3 वाला क्राइटेरिया, तो हम लोग इसको जो है सम करते हैं। 9 और 5 14 और 3 17 और 6 23 आया। 23 जो है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ। तो 2 3 जा 6 दोनों ही पूरा होना चाहिए था, दोनों में से एक पूरा हुआ, एक नहीं हुआ। दैट मीन्स ये नॉट डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, 5936 जो है ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम लोग दोनों को चेक करके भी देख सकते हैं, एक्चुअली डिवाइड करके 5936 को हम लोग जो है डिवाइड करके देख लेते हैं 5936। ठीक है, इसको हम लोग 6 से डिवाइड करके देखने क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो सही है कि नहीं। ठीक है, तो 6 9 जा 54 कट गया, 5 आया, 3 6 8 जा 48 कट गया, 5 6 6 9 जा 54। ठीक है, तो ये दो जो है यहाँ पर रिमाइंडर रह जा रहा है, दो शेष रह जा रहा है। इसका मतलब है कि ये 6 से डिविजिबल कंप्लीटली नहीं है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो सही था। 6 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबिलिटी चेक करना होगा, और अगर दोनों से ही डिविजिबल है तभी ये 6 से डिविजिबल होगा। 7 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, इजी है ना, बहुत ही आसान है। अब हम लोग जो है उसी चीज को हम लोग कर रहे हैं, 6936। तो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, लास्ट का जो डिजिट है उसको 2 टाइम्स कर देना है। ठीक है, लास्ट के डिजिट को आपको क्या करना है, 2 टाइम्स कर देना है। तो आप जो है नोट कर लीजिए कि 7 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करना है, हम लोग को लास्ट का जो डिजिट है उसको 2 टाइम्स कर देना है। तो 6 2 जा 12। ठीक है, ये इसको हम लोग को माइनस करना है जो बाकी के नंबर्स हैं उसमें। तो 693, तो 693 माइनस 12 कितना हो गया, तो 681। 681 हो गया। अब क्या करना, अब चेक करना है कि ये जो है ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं। तो फिर से हम लोग वैसा ही कर सकते हैं यहाँ पर। तो 68 माइनस 1 2 जा 2। ठीक है, तो ये हो गया 66। अब देखिए 66 7 से डिविजिबल है, नहीं है। अगर 66 7 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स ये भी 6 से डिविजिबल 7 से डिविजिबल नहीं है। और दैट मीन्स क्या हुआ कि ये नंबर भी जो है 7 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 7 से डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए क्या क्राइटेरिया निर्धारित है कि लास्ट डिजिट्स को अलग कर लेना है और उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है, और उसको रेस्ट ऑफ द नंबर्स में जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। कहा जा रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द डिजिट एट वंस प्लेस, ठीक है, ट्वाइस द डिजिट एट वंस प्लेस एंड नंबर मेड बाय अदर डिजिट्स इज 0 और डिविजिबल बाय 7, तभी जो है कोई एक पर्टिकुलर नंबर जो है ये 7 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना। अब जो है अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8। तो 2 से डिविजिबिलिटी के बारे में हमने क्या देखा कि इसका लास्ट का जो डिजिट है, ठीक है, इसका लास्ट का जो डिजिट है ये 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि इवन होना चाहिए। ये हमने 2 से डिविजिबिलिटी के बारे में देखा। ठीक है, तो ये लास्ट का एक डिजिट उठाना है और आपको देखना था कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर है तो ये पूरा नंबर ही 2 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबिलिटी के बारे में हमने क्या देखा कि इसका लास्ट का 2 डिजिट आपको उठाना है
और देखना है कि ये दोनों डिजिट जीरो है, जीरो या इवन यहाँ होगा, और ये दोनों डिजिट या तो जीरो होना चाहिए या फिर 4 से डिविजिबल होना चाहिए। इसी तरह से 8 के डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हम क्या जानते हैं कि लास्ट का इसका 3 डिजिट्स आपको चेक करना है। ये लास्ट का 3 डिजिट्स जो है ये जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए या तो डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए। ठीक है, लास्ट का जो 3 डिजिट्स है ये या तो जीरो होना चाहिए या तो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये 8 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया था। इसी तरह 16 का अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट का 4 डिजिट जो है ये जीरो होना चाहिए या फिर डिविजिबल बाय 16 होना चाहिए। इस तरह से जो है ये आगे बढ़ता जाएगा। 32 का देखेंगे तो लास्ट का 5 डिजिट्स आपको देखना है, या तो जीरो होना चाहिए या फिर डिविजिबल बाय 32 होना चाहिए। कहा जा रहा है डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 से डिविजिबिलिटी चेक आप कैसे कर सकते हैं कि इसका सम ऑफ ऑल डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए। ठीक है, तो 6 9 3 6 ये हम लोगों का एक उदाहरण हम लोग चेक करते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं 9 से। ठीक है, 9 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी का सम कर देंगे। तो 6 और 9 15 और 3 18 और 6 24, तो ये 24 आ गया। 24 जो है ये 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 6936 भी जो है ये 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, हम लोग एक अन्य उदाहरण देखते हैं। 5949। अब आपको चेक करना है कि ये 5949 जो है ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको आपस में सम कर देंगे। ठीक है, सबको आपस में ऐड कर दिए तो 5 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 9 ये हो गया 27। अब ये 27 रिजल्ट आ रहा है। अब आप इसको 9 से डिवाइड करके देखिए, 9 से डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये नंबर जो है 5949 ये भी 9 से डिविजिबल है। तो इस तरह से आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं 9 के लिए। आगे देख लेते हैं 10 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे। तो 10 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको बस लास्ट का डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट मस्ट बी जीरो। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तब वो नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हम लोग 11 से डिविजिबिलिटी के क्राइटेरिया को चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 से डिविजिबल कब होगा कोई एक नंबर, आपको उसके आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा, सम ऑफ इवन डिजिट्स। एक्चुअली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस माइनस सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। ठीक है, तो आपको इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं उसका सम निकालना है, और जो डिफरेंस और इन दोनों का फिर डिफरेंस कर देना है। और ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस आया, इट मस्ट बी जीरो और डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। ठीक है, ये जो नंबर है जो डिफरेंस आएगा वो जीरो होना चाहिए या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम लोग जो है एक उदाहरण देख लेते हैं कि किस तरह से जो है चेक कर सकते हैं 11 से डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी बाय 11 जो है हम लोग चेक कर रहे हैं। एक हम लोग उदाहरण लेते हैं 5932। ठीक है, आपको चेक करना है कि ये 5932 जो है ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसके इवन और इसके ऑड प्लेसेस के जो नंबर्स हैं इनको देख लेंगे। ठीक है, इनके ऑड प्लेसेस के जो नंबर हैं उनको आप देखेंगे। तो ऑड प्लेसेस में कौन कौन सा नंबर है, 5 और 9, 5 और 3। तो 5 और 3 कितना हो गया 8, माइनस 9 और 2 कितना हो गया 11। तो कितना आंसर आ रहा है -3। तो ये 3 आंसर आ रहा है। तो 3 जो है ये 11 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स जो है ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आपको इवन प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं उनको सम कर देना है, फिर ऑड प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं
उनको सम कर देना है और उसके बाद जो है इनके डिफरेंसेस निकालने हैं और जो रिजल्ट आएगा वो या तो जीरो होना चाहिए या तो इसके नंबर को, इसके वैल्यू को सिर्फ देखना है। इसका ये नेगेटिव या पॉजिटिव से आपको कुछ लेना देना नहीं, केवल डिफरेंस से देखना। ये जो नंबर आता है रिजल्टेंट नंबर, ये नंबर जो है ये अगर 11 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर ही 11 से डिविजिबल होगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, अब हम लोग डिविजिबिलिटी बाय 12 की अगर हम लोग बात करें तो कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल बाय 12 तभी होगा जब वो 3 एंड 4, ठीक है, इन दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, 3 एंड 4 आपको इन दोनों के लिए चेक करना होगा। तो 3 एंड 4, 3 के लिए क्या है कि जो सम है ये डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। 4 का क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स 0 होना चाहिए और डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, तब जो है ये 12 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, 6956। ठीक है, 69, हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, 6936। ठीक है, आपको पता करना है कि ये 6936 डिविजिबल बाय 12 है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 के क्राइटेरिया को देखेंगे, चेक फॉर 3। तो चेक फॉर 3 में क्या आता है, 6 + 9 15 + 3 18 + 6 24। तो 24 आ गया, 24 डिविजिबल बाय 3 है, दैट मीन्स ये 3 वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। 4 वाला हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो लास्ट 2 डिजिट्स है ये 36 है, ये लास्ट 2 डिजिट्स 36 जो है ये 4 के टेबल में आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये डिविजिबल बाय 4 भी है। तो दोनों ही कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो गए, 3 से भी डिविजिबल और 4 से भी डिविजिबल, दैट मीन्स 3 × 4, दैट मीन्स 12 से भी डिविजिबल है। कौन सा नंबर, 6936। तो ये 6936 जो है ये 12 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी बाय 12 का जो है प्रोसेस ये हम लोग सीख लिए कि कोई नंबर जो है ये एक्चुअली 12 से डिविजिबल है कि नहीं, तो वो कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, बिना एक्चुअली डिवाइड किए। ठीक है, इसमें हम लोग यही देख रहे हैं कि बिना एक्चुअली डिवाइड किए वो कोई एक पर्टिकुलर नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं, वो हम लोग चेक कर रहे हैं। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई रिजल्ट नहीं आता है कि कितने टाइम्स करने पर ये डिविजिबल होगा। सो बस आपको जो है इसका मतलब पता चल जाता है कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। अब हम लोग जो है डिविजिबिलिटी बाय 14 की अगर बात करें इसी तरह से, तो 14 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, सो कैसे पता चलेगा, ये 7 से डिविजिबल हो जाना चाहिए और 2 से यानी कि ये एक इवन नंबर होना चाहिए, और 7 से यानी कि इसका लास्ट 2 डिजिट को जो है हम लोगों ने देखा था कि लास्ट डिजिट को जो है 2 से मल्टीप्लाई करना और बाकी के जो डिजिट्स से नंबर बने हुए हैं उसमें से घटा देना है। और अगर जो रिजल्ट है वो 7 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर नंबर 7 से डिविजिबल है। तो 7 और 2 से डिविजिबिलिटी अगर हमें पता चल जाए तो हम 14 से डिविजिबिलिटी पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे आता है 15 से डिविजिबिलिटी। तो 15 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको 3 और 5 इन दोनों से डिविजिबिलिटी चेक करना होगा, जो हम लोगों ने अभी देखा है। ठीक है, 16 की अगर हम लोग बात करें तो 16 से डिविजिबिलिटी के बारे में हम लोगों ने देखा था कि लास्ट का जो 4 डिजिट्स है, ठीक है, लास्ट का 4 डिजिट्स ये या तो 0 होना चाहिए, लास्ट में कम से कम 4 जीरोस होने चाहिए, या फिर जो नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 4 डिजिट्स जो है ये डिविजिबल बाय 16 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से 16 से डिविजिबिलिटी हम लोग चेक कर सकते हैं। 17 से फिर हम लोग नहीं पता कर सकते हैं। 18 से अगर डिविजिबिलिटी चेक करना हो तो आपको देखना है कि 9 और 2 से इन दोनों से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो 18 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो ये था डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका। तो आज के क्लास में हमने जो है एक इंट्रोडक्शन देखा नंबर सिस्टम का, और साथ ही साथ हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में जाना। अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे
कि यूनिट्स प्लेस में किसी एक पर्टिकुलर नंबर का यूनिट्स प्लेस में कौन सा नंबर आएगा उसके बारे में हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे। कई बार इस तरह का क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन जो है हम लोग पहले ले लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि किस तरह का जो है क्वेश्चन आता है। तो अगला क्लास में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। आप लोग जो है इसको एक बार देख लें, ठीक है, और तैयारी करके रखें, और जो जो अभी हमने डिस्कस किया है उसके बारे में एक बार फिर देख लें। कोई तरह का डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। और अगला जो क्लास होगा उसमें हम लोग जो है यूनिट्स प्लेस में कौन सा नंबर आएगा उसके बारे में जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूनिट्स प्लेस में हम लोग जो है एक इंट्रो देख ही लेते हैं अभी, है ना, और उसके बाद अगले क्लास में हम लोग इस पर विस्तार रूप से डिस्कस करेंगे। तो यूनिट्स प्लेस में कौन सा नंबर होगा, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, और दूसरा जो होता है इंडेक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, इंडेक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। तो एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे 281 इंटू 392 इंटू 597 पूछा जाएगा कि इसके यूनिट्स प्लेस में क्या आएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसका जो यूनिट्स प्लेस है इनको मल्टीप्लाई कर देना है, और जो भी आंसर आएगा यूनिट्स प्लेस जो उसका होगा वही इसका यूनिट्स प्लेस में आएगा। इसी तरह जो है इंडेक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा। फॉर एग्जांपल 596 होल, इसका जो पावर है ये है 1591। अब पूछा जाएगा कि बताइए कि इसके यूनिट्स प्लेस में क्या आएगा। तो जो है इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस पर हम लोग इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। कैसे होगा ये जो है इसको हम लोग विस्तार पूर्वक कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। कल अगला जो जब भी क्लास अगला होगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग हर एक प्रॉब्लम्स को देखेंगे और उसको सॉल्व करने के प्रक्रिया को जानेंगे, उसके सॉल्व करने के तरीकों को सीखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है ये पूरा क्लास आपके लिए जो है लाभप्रद रहेगा और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।